हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी चंदू चैंपियन, जो कि एक रियल बेस्ड पर आधारित। यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह मूवी की शुरुआत करते हैं। चलिए, हम मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं मुरलीकांत पेडकर नाम का एक बूढ़ा आदमी है, जो अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर भारत के राष्ट्रपति पर चीटिंग केस करने का आरोप लगाता है। और तब वहाँ जाकर इंस्पेक्टर सचिन कामले उनसे पूछते हैं कि आपने राष्ट्रपति ने आपका क्या बिगाड़ा है, कौन सी चीटिंग की है। जिस पर पूरे मुरलीकांत बताते हैं कि 40 साल पहले राष्ट्रपति ने मुझसे अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करी थी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया। और यह अवार्ड मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने गांव के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि पहले कुछ समय पहले दूसरे गांव के खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसके बाद वहाँ काफ़ी विकास होने लगा। लेकिन मेरे गाँव की हालत आज भी वैसी की वैसी, ना रोड, ना लाइट, ना टॉयलेट, ना बत्ती, किसी चीज़ की भी व्यवस्था नहीं है। अब मुझे सरकार से अर्जुन अवार्ड चाहिए मेरे गांव के वास्ते। तब इंस्पेक्टर सचिन कहता है, देखो काका, उस बात को 40 साल हो गए हैं, अब अवार्ड आपको कौन देगा। जिस पर मुरलीकांत का बेटा बोलता है कि अब कौन देगा, मतलब कासा भाव ज़्यादा को भी तो अभी अवार्ड मिला है। यह बताता है कि कासा भाव ज़्यादा स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे। फिर वो पुलिस वाला उनकी पूरी कहानी पूछता है, जिसके बाद की कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। हम 1952 का सीन देखते हैं, जहां पर कराड़ स्टेशन पर काशा भाव यादव जी का स्वागत हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक ब्रांज मेडल जीता था। और उसी भीड़ में मुरली भी अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर उनका स्वागत कर रहा होता है। तभी मुरली के डिसाइड कर लेता है कि वो भी इन्हीं की तरह भारत के लिए मेडल जीत कर लाएगा। फिर एक दिन मुरली के टीचर उनसे पूछते लगते हैं कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तब मुरली बोलता है कि मैं चैंपियन बनूंगा, ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इसी कारण उसके गांव के लड़कों से लड़ाई भी हो जाती थी। तुम लोग मेरे सपनों पर हंसते क्यों हो। खैर, यह सब देखकर मुरली भाई और उसके गणपत भाई के पास ले आता है, जो कि एक कुश्ती अखाड़ा चलाया करते थे। मुरली उन्हीं के पास कुश्ती सीखने लगता है। फिर कई साल मुरली अखाड़े में बिता दिए थे। अब ना तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही वो अपने पिता की तरह टेलरिंग करता था। अब वो एक रोज गणपत भाव के अखाड़े में आकर अपने पहलवानों से कहते हैं कि पड़ोस वाले गांव में एक अमीर आदमी का लड़का है, जो कि मेरा भांजा लगता है। उसका नाम दगड़ू है। वो कल कुश्ती में उतरने वाला है और उसे तुम्हें लड़ना है, लेकिन उससे ना सही बल्कि जीतना है, ताकि उन लोगों की इज्जत बची रहे। अब यह बात सुनकर सभी पहलवानों ने लड़ने से मना कर देते, क्योंकि उनके गांव में इज्जत है और नए पहलवान से हार कर वह अपना इज्जत अपने गाँव में गंवाना नहीं चाहते। तब सारे पहलवान मुरली को तगड़ों से लड़ाने के लिए कहते। असल में वह भले ही मुरली सालों से अखाड़े में ही रहा, लेकिन अभी तक गणपत भाव ने उसे दाव पेच नहीं सिखाए थे, इसलिए उन्होंने लगता है कि पक्का मुरली हार जाएगा तगड़े से। फिर अगले दिन मुरली ने अपने पिता से कुश्ती लड़ने की परमिशन मांगी ले रहा था कि जहाँ कुश्ती का नाम सुनते उसके पिता उसे काफ़ी मारते और कहते हैं कि आज तुम्हारा परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, अगर तू उसमें पास हो गया तो तू कुश्ती लड़ने जा सकता है, अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ दुकान चलेगा। जिसके बाद यह दोनों स्कूल जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मुरली इस बार भी फेल हो गया। लेकिन तब तक मुरली वहाँ से कुश्ती लड़ने के लिए भाग जाता है और वहाँ से फटाफट कुश्ती अखाड़ा पहुँचकर प्रतियोगिता में उतर जाता है। यहाँ आए सभी लोगों को विश्वास था कि आज ताकर ही जीतेगा और मुरली आके आने पर उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर मुरली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अपने आप को प्रूव करने के लिए तगड़ों को उठाकर फेंक देता है। अब ऐसा होते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। तगड़ू हार जाता है, जो देखते हुए तगड़ू के पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तूने अच्छा नहीं किया है गणपत, मेरे नए पहलवान बेटे को तूने एक पुराने हुए बेहतरीन पहलवान से हरा दिया है। अब ऐसा देखकर डाकू का पिता अपने आदमियों को मुरली को मारने के लिए कहता है। तब मुरली उन आदमियों से बचकर भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ने लगता है। उसी समय ट्रेन से एक कर्नल नाम का आदमी रहता है, जो उसका हाथ बाहर से निकालकर मुरली को अंदर खींच लेता है। जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। वह मुरली की सारी कहानी जानने के बाद कर्नल कहता है कि अगर तुझे ओलंपिक जीतना है तो तुझे आर्मी ज्वाइन करनी होगी। हमारे मिल्खा सिंह जी ने भी यही किया था। मैं भी बॉक्सिंग में भारत का रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अब अगले दिन आर्मी की भर्ती होती है, जहाँ कर्नल के साथ मुरली भी पहुँच जाता है और यह दोनों काफ़ी फिट थे, इसलिए आराम से इनका ज्वाइन हो जाता है। आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है और फिर जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे उन सबके ट्रेनिंग के लिए सिकंदराबाद भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक आर्मी ऑफिसर ने ट्रेनिंग देने लगते हैं और सभी लोगों को नमूना कहकर बुलाते थे। अब काफ़ी दिनों का ट्रेनिंग
लेने के बाद काफ़ी अच्छे सोल्जर बन जाते हैं। और एक रात मुरली सभी को है कि एक मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा और अपने भारत का नाम ऊंचा करूँगा। यह सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और ऐसा मुरली के साथ पहली बार तो नहीं हुआ था। ये सब हंसी सुनकर मुरली को बहुत गुस्सा आता था और वह झगड़ा करना शुरू कर देता था। इतने में तभी वहाँ आर्मी अफसर आ जाते हैं, जो यह सब देखकर वह मुरली को बाहर निकाल देते हैं और भरी बारिश में घर वापस जाने के लिए कह देते हैं। तब मुरली कहता है कि मैं घर वापस नहीं जा सकता, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है भारत के लिए। सर, मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ और मैं कुश्ती से गोल्ड मेडल लाऊंगा। तब अफसर बताता है कि वो खेल से तो अभी उसमें शामिल ही नहीं हुआ। हालांकि मुरली की आंखों में इतना आत्मविश्वास देखकर अफसर उसे सुबह 6 बजे बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मिलने को लिए कहता है। फिर अगली सुबह मुरली वहाँ पहुँच जाता है और अफसर उसे टाइगर अली का नाम देते हैं। इतने में आदमी से मिलाते हैं जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर है। तब अफसर बताता है कि यह एक नया खिलाड़ी है। मुरली कहता है कि मैं पहलवानी करता था, लेकिन अब मुझे ओलंपिक मेडल में जाना है, जीतने के लिए बॉक्सिंग करनी है। तब टाइगर कहते हैं यह कोई बच्चे का खेल नहीं है, जब मन करा खेलना शुरू कर दे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बॉक्सिंग तुम यहाँ से चले जाओ। और तब मुरली टाइगर के सामने हाथ जोड़कर खिलगाने लगता है और कहता है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। तब टाइगर कहता है कि तुझे हमारे एक बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा, अगर तुमने उसे 1 मिनट में एक भी पंच मार दिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसके बाद मुरली उस आदमी को बॉक्सिंग करने लगता है। आखिरी बचे 5 सेकंड में उसने एक पंच मार ही देता है, जिसमें उसकी मदद से कर्नल ने फिर अगले दिन उसे बुलाया और कहता है कि तुम ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाते हैं। टाइगर अली मुरली को छोटा टाइगर नाम दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अफसर की तरह मुरली की आंखों में अपने गोल के प्रति जुनून देख लिया था, जिसके बाद वो उस पर काफ़ी ध्यान भी देने लगे थे। अब काफ़ी दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुरली बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छा हो गया था और उसने काफ़ी अच्छी से फाइट भी जीत ली थी, जिसके बाद उसका जापान में समर ओलंपियाड में सिलेक्शन हो जाता है। और फिर अगले दिन वह जापान के लिए निकलता है और वहाँ सभी प्लेन में जाने वाले ही होते हैं। प्लेन में चलते समय मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा था और बिजली कड़क रही थी, तो मुरली को लगता है कि यह प्लेन उड़ते ही फट जाएगा, इसलिए वो डर के मारे टाइगर के पास जाकर कहता है सर, हम कल चले क्या? जिस पर टाइगर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, कल सुबह नाश्ता करके चलेंगे, यह एयर इंडिया अपने पाप का आपका तो है। प्लेन में बैठा देते हैं। अब प्लेन में स्टार्ट होते ही मुरली डर के मारे खुद तो चिल्लाता ही है, उसके डर के देखकर बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। फिर जैसे प्लेन में हवा में उड़ता है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद जब आप जापान पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सभी टीमों का आपस में गेट टुगेदर हो रहा था। सब टाइगर अली मुरली और कर्नल को एक लड़के से मिलाते हैं जिसका नाम नयनतारा होता है और वह एक जर्नलिस्ट है। और आप पहली बार किसी लड़की को देखकर मुरली काफ़ी खुश हुई होता है और हो जाता है। अगले दिन वह मुरली को सभी आई टीमों के प्रैक्टिस मैच के दिखाते हुए उनकी कमजोरी और ताकत के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मुरली का पहला मैच होता है और उसे बड़ी आसानी से वह जीत जाता है। उसकी काफ़ी तैयारी अच्छी थी और मजबूत थी, उस तरह वह कई सारे मैचों को जीत जाता है, क्योंकि वह सेमीफाइनल में हो जाता है, जिसे देखकर नयनतारा हैरान हो जाती है और वह भी कहती है कि मुरली का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। तब तक टाइगर अली इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें युगांडा का अगला मैच देखना है, जो मुरली को कल लड़ने से काफ़ी मदद करेगा। मुरली टाइगर अली की बात नहीं मानता और नयनतारा को इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है, क्योंकि उस पर फिदा था। अब इधर टाइगर अली अकेला बैठकर युगांडा का प्लेयर पूरा मैच देखता और शाम को जब मुरली के आने पर उसे कहता है तुम्हें इस युगांडा का मैच देखना चाहिए था, अगर कल की मैच में तेरी जरा सा भी नज़र हटी तो युगांडा तेरा बुरा हाल कर देगा, जिसे तुझे बता भी नहीं सकता। अगले दिन मुरली का प्लेयर होने वाला था, जो युगांडा से होने वाला खतरनाक प्लेयर होता है, जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। और हम यहाँ देखते हैं कि मुरली बार बार नयनतारा को ही देख रहा था, जिसके बाद वह फोकस बॉक्सिंग मैच काफ़ी कम था। इस चीज़ को टाइगर अली नोटिस करते हैं। इसके बाद पहला राउंड जैसे तैसे पूरा होता और दूसरा राउंड में युगांडा का प्लेयर मुरली को ऐसा पंच मारता है जिससे मुरली नॉकआउट हो जाता है और वह मैच हार जाता है। इसके बाद मुरली का सपना चूर चूर हो जाता है, जिसके बाद उसकी जम्मू में पेस्टिंग हो जाती है। यहाँ टाइगर अली और कर्नल भी होते हैं और टाइगर अली से मुरली से कई महीनों से बात नहीं करी थी। फिर एक दिन मुरली भागता हुआ टाइगर अली के पास आता है और कहता है कि सर, मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया और पूरे एशिया में मेरी रैंक आ गई है, नंबर 1 आई है, क्योंकि युगांडा का प्लेयर तो अफ्रीका से था। जिस पर टाइगर कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन अब तो तुझे ट्रेन नहीं करूँगा। मुरली कहता है कि सर, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, आप एक मौका देकर तो देखिए। तब टाइगर बता देते हैं कि मेरा सपना भी था कि ओलंपिक्स खेलकर भारत के लिए मेडल लाऊं, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमसे
दिखा, तेरे जज्बे को देखकर लगा कि मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू देश के लिए ओलंपिक में जीत जाएगा और मेडल लाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तूने भी ठोस नहीं निकला। तभी माँ दुश्मन सेना अटैक कर देती है। इधर फाइटर जस्ट सभी सोल्जर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें मुरली का पक्का दोस्त कर्नल मारा जाता है। टाइगर अली काफ़ी घायल हो जाते हैं और तब मुरली उन्हें एक सेफ जगह लेकर जाता है और वहाँ से दोबारा दुश्मनों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे तभी गोली उसे लग जाती है और वहाँ वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वह 2 साल तक 1967 में उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में मुरली की आँख खुलती है। उसके बाद देखने को एक ब्रिगेडियर साहब आए होते हैं। वो डॉक्टर से मुरली के बारे में पूछते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं कि सोल्जर को 9 गोलियां लगी थी, जिसमें से हमने 8 गोलियां तो निकाल दी है, लेकिन एक गोली उसके शरीर में अभी भी है, जिसकी वजह से अपनी टांगें तक हिला नहीं पा रहा है। ब्रिगेडियर मुरली के पास जाते हैं तो मुरली उनका गला पकड़ लेता है, जिससे वह ब्रिगेडियर छुड़ा तक नहीं पा रहे थे। दरअसल मुरली को ऐसा लग रहा था कि वह वही पाकिस्तान में है, उसके सामने पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। तब ब्रिगेडियर उसे इशारा करते हैं और हाथ दिखाकर कहते हैं कि इंडिया में है। वह इंडिया का झंडा देकर तब मुरली को गला उनका ब्रिगेडियर साहब का गला छोड़ता है। तुम्हारे हाथ में काफ़ी दम है। फिर भी ब्रिगेडियर साहब मुरली को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, जहां उसकी 9वीं गोली निकालने का ऑपरेशन कराया जाएगा। यही उसकी मुलाकात एक तपस नाम के आदमी से होती, जो उसे कहता है, अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो मुझे बताना देना। हाँ, अगर तुम्हें जुए में पैसे लगाने हो तो वह काम भी मैं कर सकता हूँ। फिर मुरली ऑपरेशन भी हो जाता है और उससे मिलने उसकी माँ और उसके बड़े भाई आए होते। तब मुरली को पता लगता है कि उस ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी गोली भी अभी उसके शरीर में ही रीढ़ की हड्डी में अटकी हुई है, जिस वजह से अब वह काफ़ी चल नहीं पाएगा। यह सुनकर मुरली को काफ़ी रोने लगता है और दुखी भी होता है। हम मुरली और उसके बड़े भाई को मैंने डॉक्टर से बात करते हुए देखा, जहाँ उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली, तुझे स्विमिंग करने की सलाह दे रहे थे, जिससे तू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और चलने भी लगेगा। तब स्विमिंग करना अच्छा रास्ता है, लेकिन मुरली कहता है कि तुम्हारे साथ मैं घर चलना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि तेरे वहाँ पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पापा तो दुकान पे चले जाते हैं और मम्मी तो ठीक नहीं रहती है, और तुझ पर ध्यान कौन रखेगा। इसके लिए वह मुरली को कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। इसलिए मुरली उनके पास नहीं जा सकता है और अपने घर वालों के जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा रोता है। इसके बाद मुरली को अपनी लाइफ जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मुरली का बर्थडे होता है और तपस कहता है कि आज तुझे क्या करना चाहिए, तब मुझे बताकर मैं ला दूंगा। तब मुरली तपस से बोतल मांगता है और तपस रात को मुरली को हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर एक पेड़ के नीचे दारू पिलाने लगता है। फिर तपस उस जुए के बारे में बताता है और मुरली अपने पास सारे पैसे जो रखा रहता है उसे दे देता है और कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरे साथ देता है कि नहीं। जाओ, ये सारे पैसे इक्की दुक्की टिक्की पर लगा दो। यह सुनकर तपस कहता है कि आज तक ये नंबर किसी का भी नहीं आया। मुरली कहता है, वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान मेरा साथ भी दे रहे हैं या नहीं। तपस के जाते हुए मुरली नींद 30 गोलियां दारू के साथ गड़क कर जाता है, क्योंकि उसने नर्स के मुंह से सुना था कि ऐसा करने से वह किसी भी इंसान की मौत हो जाती। उधर तपस मुरली के बताए नंबर पर पैसे लगा देता था और उसकी लॉटरी भी निकल जाती। वह 1 का 0 बना देता है, लेकिन जिसके बाद वह जल्दी से मुरली के पास जाता है तो मुरली यहाँ बेहोश पड़ा होता है। तब तपस उसे किसी भी प्रकार से उठाता है। उठते ही मुरली उल्टी कर देता है, जिस वजह से सारी गोलियाँ बाहर आ जाती। इस प्रकार मुरली की जान बचाती है। अब मुरली उस दिन से ठान लेता है कि मैं वह जिंदा रहेगा। इसके बाद वह स्विमिंग सीखने लगता है। एक दिन वहाँ टाइगर के लिए आते हुए वह देखता है, जिसे देखकर मुरली काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि टाइगर अली अब उस वार में शहीद हो चुके हैं। जिसके बाद टाइगर अली मुरली से बात करते हैं, उसे के सपने के बारे में याद दिलाते हैं कि तेरा सपना था ओलंपिक में गोल्ड लाने का। अब वह चाहे किसी भी खेल में या क्यों ना हो, फिर भी वह उस पैरालंपिक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तू उन कहानियों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि एक लड़की के हाथ नहीं थे, फिर भी वह गोल्ड मेडल ले आई थी। अगर वो गोल्ड मेडल ला सकती है तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं। यह कहानी सुनकर मुरली अगले दिन से स्विमिंग की कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि अब उसे बस पैरालंपिक में जाना था और टाइगर अली उसे ट्रेन कर रहे थे। अब उस कुछ दिनों बाद वह स्विमिंग करने के बाद उसकी टाइमिंग में से कुछ ज़्यादा असर नहीं आता था। तब टाइगर अली मुरली की स्विमिंग के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कराने लगते हैं, जिसके बाद मुरली की टाइमिंग सुधर जाती है। अब मुरली को पैरालंपिक खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पैरालंपिक खेलने के लिए जर्मनी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं तो
जर्मनी की सरकार ने पैरालंपिक कहीं और शिफ्ट करवा देती। फिर ये यहाँ दोनों वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर मुरली का पहला स्विमिंग मैच होता है जिसमें 10 लोगों का पार्टिसिपेट किया जाता है और इसमें से मुरली को टॉप 4 में जाना होता है, तभी वह आगे राउंड खेल पाएगा। फिर वह मुरली अपनी पूरी जी-जान लगाकर स्विमिंग करता है और किसी तरह से टॉप 4 में पहुँच जाता है। उसके बाद अगले मैच में मुरली को टॉप 3 में आना था, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी काफ़ी तेज़ थे, लेकिन स्विमिंग करते मगर फिर मुरली के किसी तरह से पूरी सीजन बनाकर टॉप 3 में भी आ जाता है। उसके बाद कारण वह फाइनल में पहुंच जाता है। अब अगला मैच फाइनल का होता है, जिसके बाद वह मुरली फाइनल के मैच में जब जाता है तो उस समय मुरली को अपने फ्रेंड्स की बात याद करने लगता है और उस पर हंस रहे थे जो उसे चंदू चैंपियन कहकर चिढ़ा रहे थे, उस पर कोई पत्थर मार रहा था। यह सब याद करने लगता है। मुरली को गुस्सा आ जाता है और वह काफ़ी तेज से स्विमिंग करने लगता है, मैच को जीत जाता है। यह यहाँ पर आज उसका सपना पूरा हो जाता है। जो टाइगर अली बहुत ही खुश होते हैं और उसे वह भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड जीत गया था। यह खबर सुनकर पूरा देश काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि मुरली पहला व्यक्ति था जो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड लाया था। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम आती है जहां मुरली पैरालंपिक में गोल्ड लाने वाली बात किसी को भी पता नहीं होती, यहाँ तक कि यह बात रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं था, जिस वजह से मुरली को अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। यह कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर सचिन कामले मुरली की मदद करने चाहते थे, इसलिए वह मुरली की सारी बातें एक जर्नलिस्ट को बता देता है। तब जर्नलिस्ट मुरली के ऊपर रिसर्च करने के बाद उनके बारे में सब पता लगाती है और फिर वह बात अखबार में फैल जाती है। इसके बाद मुरली पेडकर के बारे में छा देती, जिस वजह से मुरली के बारे में पूरे देश में को पता चल जाता। फिर एक दिन कुछ सरकारी आदमी मुरली पेडकर के पास आते और कहते हैं कि हम आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे पाए, क्योंकि हमें आपको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते थे। जो सुनकर मुरली काफ़ी खुश हो जाता और कहता है कि यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।